हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 12.1 और ये लास्ट चैप्टर है, हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 12, जो कि कल कंप्लीट हो जाएगी और हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हम जो है 1 तारीख से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। रेगुलर जो है वीडियो आएगा, आपको क्वेश्चन आंसर जो है हर यूनिट वाइज में यहाँ पे आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, तो उसके लिए भी रेडी रहना। अब देखो, यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है यूनिट नंबर 12, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस। इस यूनिट में आज हम पढ़ेंगे पॉइजन के बारे में। पॉइजन क्या है, पॉइजनिंग क्या होती है, कितने तरीके के पॉइजन होते हैं, पूरा क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगी, और आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन मेथड्स क्या होती है, वो हम सब कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको इस चैनल पर फ्री लेक्चर्स दे रही हूँ। फ्री ऑनलाइन कोर्स है ये, CUET PG फॉरेंसिक साइंस के लिए आपको प्रिपेयर करा रही हूँ मैं विदाउट एनी चार्ज। एक छोटा सा चार्ज है, वो ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। तो आज के इस यूनिट में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर पॉइजन एंड इट्स टाइप, पॉइजनिंग के टाइप्स, एक्शन ऑफ पॉइजन, फैक्टर्स मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, क्लीन अप प्रोसीजर, जिसमें हम देखेंगे for non-volatile organic poison, volatile organic poison, toxic cations and metallic poison, toxic anions from viscera, drugs, botanical and biological evidences। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में आपको गाइडेंस नहीं मिलती है। यूजुअली लोग कहते हैं कि इसमें जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बेरोजगार रह जाते हैं लोग, पर मैं ये बोलूंगी कि जॉब है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है, बस गाइडेंस नहीं है प्रॉपर। बच्चे यूजी और पीजी के टाइम पे ही गड़बड़ कर लेते हैं अपने पढ़ाई के दौरान ही, तो इस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट if you will get proper guidance, if you will choose proper path, correct path, you will definitely excel in this field। इसीलिए मैंने यहाँ पर 1-on-1 गाइडेंस का स्टार्ट करा है, जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू, और आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे पूरे 1 साल के लिए, जहां पर आप मुझसे कभी भी अपना कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो और वो मैं आपको वहां पर आंसर दूंगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं मुझसे पर्सनली बात करना, पर्सनली कनेक्ट करना, पर्सनल गाइडेंस लेना, वो लोग यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 24 आवर्स के अंदर मेल मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स दी होंगी। सो रजिस्टर नाउ, लिमिटेड सीट्स है, सीट्स फुल होने वाली हैं, बहुत कम सीट्स बची हुई हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइजन की। व्हाट इज पॉइजन? पॉइजन क्या है? पॉइजन बोले तो आप बोलोगे मैम जहर है, तो हिंदी मीनिंग थोड़ी पूछा है, पॉइजन की डेफिनेशन पूछिए कि पॉइजन क्या है। तो पॉइजन इज अ सब्सटेंस which when administered, inhaled or ingested is capable of acting deleteriously on human body। मतलब क्या हुआ? पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस है, जब उसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाए, बॉडी में डाला जाए या इनहेल किया जाए या मुंह से खाया जाए, तो वो डेलीटीरियसली यानी कि ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसा काम करेगा जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो पॉइजन होता है। ठीक है, एक चीज और, एवरीथिंग इज अ पॉइजन, मतलब कुछ भी जो है वो सब कुछ पॉइजन हो सकता है। यानी कि इवन अगर आप इस पानी को ज्यादा पी लोगे, बहुत ज्यादा पानी पी लोगे, पानी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, तो वाटर इनटॉक्सिसिटी हो जाएगी और उससे भी इंसान की मौत हो सकती है। तो anything can be a poison, it depends on the amount of something which you have consumed। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉइजन
कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई भी चीज एक्सेस में करोगे वो आपके लिए पॉइजन है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे वो आपके लिए पॉइजन है, क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये चीज है कि भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना पानी पी रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना जंक फूड खा रहे हो, कितना हेल्दी फूड खा रहे हो। भाई पानी की आपको एक केस पता है, एक अमेरिकन लेडी थी, उसने इतना पानी पी लिया, उसको हर टाइम में लगता था कि उसके बॉडी में पानी की कमी ना हो जाए। उसने इतना पानी पिया, इतना पानी पिया कि उसके बॉडी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स थे सब उसके पानी में जाके डाइल्यूट हो गया। पूरा उसका जो उसकी नसों में ब्लड नहीं पानी चलने लगा। तो उसकी वजह से उसकी मौत हो गई, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि उसने उसको वाटर इंटॉक्सिसिटी हो गई थी। तो ऐसा भी होता है। अब मैं पानी पी लूं इसी बात पे थोड़ा ही सा ज्यादा नहीं पीना है पानी, ऐसा भी नहीं। अब देखो, एक चीज बताओ मुझे, मेडिसिन और पॉइजन क्या डिफरेंस है? ऑब्वियसली पॉइजन, एक चीज ध्यान रखना, अच्छा एक एक बहुत अगर आप किसी पॉइजन को स्मॉल अमाउंट में लेते हो ना, तो वो एज अ मेडिसिन काम कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कई सारे आयुर्वेदिक पेड़ होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, ठीक है, या फिर प्लांट्स जो होते हैं, वो प्लांट्स दोनों तरीके से एक्ट करते हैं। अगर उसको आप थोड़ा सा अमाउंट लोगे तो वो आपको एज अ मेडिसिन काम करेगा, और वही प्लांट को अगर आप ज्यादा अमाउंट में किसी को खिला दोगे तो वो एज अ पॉइजन काम करने लगेगा। वो बॉडी में जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करने लगेगा। तो यहाँ लिखा है, तो यहाँ ये लिखा है कि देर इज नो रियल बाउंड्री बिटवीन अ मेडिसिन एंड अ पॉइजन। अगर आप किसी मेडिसिन को बहुत ज्यादा खा लेते हो, स्लीपिंग पिल्स का नाम सुना है, ज्यादा खा लोगे तो क्या होगा, डेथ कॉज हो जाएगी। तो अगर मेडिसिन को ज्यादा खाओगे तो वो पॉइजन की तरह एक्ट करेगी। तो for a medicine in a toxic dose is a poison and a poison in a small dose is a medicine। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? जिनको समझ आ गया बधाई हो, जिनको नहीं आया वो थोड़ा समझने की कोशिश करो, बड़ा सिंपल सा ही है। आगे बढ़ते हैं हम, कॉज ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? पॉइजनिंग में भी कॉज बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन फॉर क्रिमिनल पर्पस। भाई क्रिमिनल पर्पस के लिए पॉइजन किसी को एडमिनिस्टर किया गया हो। स्वॉलिंग ऑफ पॉइजन इन मिस्टेक, गलती से खा लिया हो पॉइजन, गलती से पता नहीं था कि ये जहर है, तो जैसे कि पॉइजनिंग हो गई। इनहेलेशन ऑफ वेपर्स ऑफ पॉइजन इधर एक्सीडेंटली और बाय इग्नोरेंस। भाई कुछ ऐसा इनहेल कर लिया हो, गैस वगैरह जो है, वेपर्स वगैरह जो कि पॉइजनस थे गलती से, ठीक है। फिर अगेन इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन कंटेनिंग अ पॉइजन। मेडिसिन का डोज आपको नहीं पता था, ज्यादा ले लिया तो वो पॉइजनिंग कॉज कर गए। एक्सीडेंटल इनटेक ऑफ लार्ज डोज ऑफ मेडिसिन, वही लार्ज डोज ले लिया मेडिसिन का। फिर एक्सेसिव सेल्फ मेडिकेशन, अपने द्वारा खुद को डॉक्टर बना लेना और अपनी मर्जी से कुछ भी दवाइयां खाते रहना, समझ गए? इसलिए बोलते डॉक्टर को दिखा कर दवाई लो। एडिक्शन ऑफ ड्रग्स, कोई अगर ड्रग्स करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स कंज्यूम करता है, तो वो उसकी बॉडी में एज अ पॉइजन काम कर रही है। बाइट बाय पॉइजनस एनिमल, सांप वाप काट ले, कोई ऐसा इंसेक्ट काट ले जो पॉइजनस है, तो वो। फिर फूड इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स, भाई ऐसा कोई फूड खा लिया हो जो 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 सड़ चुका हो, इसमें टॉक्सिन्स हो, आपने खा लिया हो, तो फिर वो दिक्कत कर जाएगा, ठीक है। ये हो सकते हैं पॉइजनिंग के कॉजेज। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, बहुत तरीके की पॉइजनिंग होती है। एक होती है होमिसाइडल पॉइजनिंग। होमिसाइडल मतलब कि होमिसाइडल यहाँ पे दिया है, सुसाइडल, होमिसाइडल, स्टूपिफाइंग और एक्सीडेंटल। सुसाइडल मतलब खुद अपने आप को स्वयं जो है खत्म कर लेना, सुसाइडल होता है। होमिसाइडल यानी मर्डर होता है, ठीक है। स्टूपिफाइंग मतलब यहाँ पे कि आप किसी को बेवकूफ बना के कुछ खिला दो पिला दो, उसके मार दो। फिर एक्सीडेंटल, गलती से एक्सीडेंट हुआ है। फिर कैटल पॉइजनिंग, कैटल पॉइजनर में क्या होता है कि ओनर्स यूजुअली क्या करते हैं, जब वो कैटल्स रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि अब उनकी गाय जो है या भैंस जो है वो अब उनके काम की नहीं बची, ठीक है, उसने दूध देना बंद कर दिया है, या वो गाय बुजुर्ग हो गई है, या उसे कोई बीमारी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो गया है, तो जो ओनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो इनको पॉइजन दे के मार देते हैं। जैसे कि आर्सेनिक, येलो ओलिएंडर, पैराथियन, कभी कभी एकोनाइट, मार्डर, नक्स वोमिका सीड्स, या फिर सांप, स्नेक वेनम, स्नेक वेनम का तक यूज करते हैं वो। तो ये कैटल पॉइजनिंग होती है। फिर मिसलिनियस होती है जिसमें जुडिशियल और अबॉर्टिफिकेशन आता है। अबॉर्टिफिकेशन यानी कि अबॉर्टिफिकेशन में ये होता है कि मान लो कि कोई वो है, कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है, तो अब उन्हें पता चला कि जो उनका चाइल्ड है वो गर्ल चाइल्ड है, उन्हें उसको मारना है, तो ऐसा कुछ खिला देते हैं उस लेडी को कि वो उसकी जो अंदर वो है
एम्ब्रियो है या चाइल्ड है जो, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इस तरीके की पॉइजनिंग भी की जाती है अबॉर्टिफिकेशन में, अबॉर्शन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे पॉइजनिंग एक होती है एक्यूट, एक क्रॉनिक और एक फुलमिनेंट। इसका मतलब क्या है? एक्यूट मतलब कि कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिंगल डोज और सेवरल डोज ऑफ पॉइजन टेकन इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक्यूट पॉइजनिंग अमाउंट ऑफ पॉइजन इज टेकन एंड टॉक्सिसिटी इज मैनिफेस्टेड इमीडिएटली। कुछ खाया और तुरंत अफेक्ट दिख गया, छोटा अमाउंट में कुछ भी खाया है अपन ने या किसी को दिया है, बहुत जल्दी उसका अफेक्ट, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इमीडिएटली अफेक्ट शो करता है थोड़े शॉर्ट टर्म में, किसी को कुछ खिलाया और आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में देखने मिल गया। तो यहाँ पे जो है क्वालिटेटिव इंडिकेटर ऑफ इंसिडेंट ऑफ पॉइजनिंग, क्वालिटी पर डिपेंड करता है, एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है यानी जल्दी अफेक्ट दिख गया। इसके बाद में आती क्रॉनिक पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग में टाइम पीरियड रहता है, यानी कि धीरे धीरे कुछ थोड़ा थोड़ा दिया, थोड़ा 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 खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद में जो है उस पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी। उसको हम क्रॉनिक पॉइजनिंग बोलते हैं, जैसे मेटालिक पॉइजन, ओपियम, एंटिमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सब क्रॉनिक पॉइजनिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फुलमिनेंट पॉइजनिंग। फुलमिनेंट पॉइजनिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एनॉर्मस डोजेज। फुलमिनेंट पॉइजनिंग में डेथ रैपिडली अकर होती है, पता ही नहीं चलता है, खाया और एकदम कोलैप्स हो गया, सामने वाला एकदम से कोलैप्स हो गया, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी कॉज हो जाती है, ये फुलमिनेंट पॉइजनिंग होती है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ा दूं, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैंने ये सोचा कि अगर आपको पॉइजन का क्लासिफिकेशन ही समझ में नहीं आएगा तो आप आगे इस यूनिट में कैसे बढ़ पाओगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। भले ही आपके सिलेबस में ये ऐसा टॉपिक नहीं दिया था, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको आगे ही समझ में नहीं आएगा। तो क्लासिफिकेशन को कई तरीके से हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में उसको टॉक्सिकोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड करें, टॉक्सिकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पॉइजन जो है वो वॉलेटाइल, वॉलेटाइल यानी जो उड़ जाता है, नॉन वॉलेटाइल, टॉक्सिक कैनाइंस, टॉक्सिक एनाइंस, टॉक्सिक कैटाइंस, पेस्टिसाइड और मिसलेनियस। ये हमने यहाँ पे कैटेगरीज डाल दी, 6 कैटेगरीज में। अब इसके अंदर क्या आता है, वॉलेटाइल पॉइजन कौन कौन से हो सकते हैं, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, निकोटीन, पायरेटिन। नॉन वॉलेटाइल में सारे ड्रग्स आ जाते हैं, स्लीपिंग पिल्स आ जाती, पेन किलर्स आ जाते, एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं इसमें। टॉक्सिक एनाइंस में क्या आता है, साइनाइड, फोस्फेट, क्लोराइड, क्लोराइड। टॉक्सिक कैटाइंस में मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड, जिंक। अब मैं इसका डिवीजन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको आगे काम आएगा, जब हम आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे तब समझ में आएगा इसमें। फिर पेस्टिसाइड्स में कौन कौन से, डीडीटी, एल्ड्रेन, मैलाथियन, ये सब पेस्टिसाइड्स हैं। मिसलीनियस में अब बाकी के बचे, जैसे एनिमल पॉइजन, वेजिटेबल पॉइजन और फूड पॉइजनिंग। एनिमल पॉइजन में जितने भी जहरीले एनिमल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, स्नेक वेनम, इंसेक्ट बाइट। फिर वेजिटेबल पॉइजन में जो प्लांट पॉइजन होते हैं, वेजिटेबल में कौन से आते हैं, प्लांट पॉइजन, धतूरा, कैनबिस, कुचीला, ये सब आते हैं। और फूड पॉइजनिंग में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है तो वो इसमें आ जाएगा। ये कैटेगरी समझ में आ गई, ये था एक क्लासिफिकेशन। फिर मोड ऑफ एक्शन की वजह से कि एक्शन कैसा है, तो इसमें कोरोसिव, इरिटेट और सिस्टमैटिक। तो कोरोसिव में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो गए, जितने भी आपके एसिड्स हैं, HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। और फिर आ जाओ इरिटेंट में, कोरोसिव मतलब जला देने वाले, कोरोसिव। इरिटेंट मतलब कि जो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और मैकेनिकल, 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। इनऑर्गेनिक में मेटालिक और नॉन मेटालिक, मेटालिक में सारे मेटल्स आ जाएंगे, नॉन मेटालिक में नॉन मेटल्स, क्लोराइड, साइनाइड, फॉस्फेट। फिर एनिमल में कौन से आएंगे, स्नेक वेनम, कैंथेराइड्स एक्सेट्रा। वेजिटेबल में फिर वही प्लांट पॉइजन डाल दो इसमें, कनेर हो गया, धतूरा हो गया। मैकेनिकल में ध्यान से सुनना, डायमंड डस्ट मैकेनिकल होती है, ड्राई स्पॉन्ज, ग्लास डस्ट, ये सब यूजुअली क्या होता क्या, कैसे, क्यों इसमें पॉइजन में डाला, क्योंकि अगर इनको जो है पीस करके किसी को फूड में मिक्स करके देंगे तो फिर ये पॉइजनिंग कॉज कर सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग कॉज कर देते हैं ये चीजें। फिर आते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक में यूजुअली ये होता है कि सिस्टम पे जो अफेक्ट कर रहे हैं, कार्डियक सिस्टम पे अफेक्ट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम पे, तो ये इस तरीके से होते हैं सिस्टमिक। ये हाँ आप तो है, दिया तो है कैटेगरी। सिस्टमिक में कार्डियक, स्पाइनल, सेरिब्रल, एस्फाइजिएट और पेरिफेरल। अब कार्डियक में आता है डिजिटलिस एंड निकोटीन। स्पाइनल पे स्पाइनल, ठीक है, स्पाइनल पे जो अटैक करेगा वो नक्स वॉमी का। सेरिब्रल आते हैं, फिर सेरिब्रल में आता है CNS स्टिमुलेंट,
CNS डिप्रेसेंट, डेलीरियंट और हेलोसिनोजेंस। तो CNS स्टिमुलेंट कौन से हैं? कोकीन, निकोटीन, ठीक है। फिर CNS डिप्रेसेंट कौन से हैं? बार्बिचुरेट, ट्रैंक्युलाइजर, एनेस्थेटिक्स, इनिब्रियंस और ओपिएट्स। अब ओपिएट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नेचुरल में ओपियम होता है, सेमी सिंथेटिक में हेरोइन और सिंथेटिक में होता है पिथिडीन, ठीक है। फिर डेलीरियंट में कौन से आते हैं? कैनबिस, एट्रोपा, एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। और हेलोसिनोजेंस में क्या आते हैं? LSD और मैस्कलाइन। तो लाइसर्जिक एसिड डाई इथिलमाइड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है हेलोसिनोजेंस में, जो हेलोसिनेशन कॉज करते हैं। अब इसके बाद में आओ एक्शन ऑफ पॉइजन पे आते हैं। अब एक्शन ऑफ पॉइजन में पॉइजन का एक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो 4 कैटेगरी में होता है। एक होगा लोकल, एक रिमोट, एक लोकल एंड रिमोट और एक जनरल एक्शन, ठीक है। तो लोकल एक्शन में क्या हो रहा है? लोकल एक्शन में क्या होता है? पॉइजन जब भी बॉडी के किसी भी पार्ट से कांटेक्ट में आ रहा है, मान लो कि कोई पेड़ था, वो यहाँ मेरे कांटेक्ट में आ गया, तो यहाँ मुझे खुजली होने लगी, इरिटेशन होने लगी, इन्फ्लेमेशन हो गई, उस साइड पे कुछ इन्फेक्शन टाइप का मुझे देखने को मिल गया। ये क्या? लोकल एक्शन। फिर रिमोट एक्शन में क्या होता है? टॉक्सिसिटी एट अ पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड साइट, मतलब कि ये खाने से यहाँ पे ही प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी वेपर को अगर इनहेल करेंगे तो वो न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा, रिमोट एक्शन कॉज करता है। समझ गए कि भाई ये चीज खाने से इसी जगह जाके, ये खाएंगे तो ब्रेन में अफेक्ट करेगा, ये खाएंगे तो यहाँ पे हमारे हार्ट में अफेक्ट करेगा, तो ऐसे रिमोट एक्शन है। फिर रिमोट लोकल एक्शन, इसमें इसको बोलते हैं सिस्टमिक एक्शन। In a systemic action, the poison produces toxic effect at the site of administration as well as at a particular target. जहाँ से खाया है वहां पे भी प्रॉब्लम होगी, और जो अंदर जाके जहाँ पे अफेक्ट करना है वहां पे भी। जैसे स्नेक बाइट जो है, जहाँ काटा है वहां पे पूरा अफेक्ट कर रहा है, और जाके सीधे नर्वस सिस्टम CNS पे भी अफेक्ट कर रहा है, तो दोनों जगह काम कर रहा है। तो वो होता है सिस्टमिक एक्शन। रिमोट लोकल दोनों एक्शन हो रहे हैं। फिर होता है एक जनरल एक्शन। जनरल एक्शन में क्या होता है? द एब्जॉर्ब्ड पॉइजन इवोक्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ टिश्यू बियॉन्ड 1 और 2 सिस्टम। आर्सेनिक, मर्क्यूरी, जैसे कि 1-2 से भी ज्यादा सिस्टम्स को जब वो अफेक्ट करे तो वो होता है जनरल एक्शन। समझ गए इतना? अब आओ हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉइजन्स। एक्शन ऑफ पॉइजन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आता है जीनोबायोटिक्स, फिर एक्सपोजर, एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD लिखा है, इसका मतलब यही है, जीनोबायो फैक्टर्स एसोसिएटेड विद जीनोबायोटिक्स, यानी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, डोजेज अफेक्ट, कितना डोज दिया जा रहा है वो, ट्रांसलोकेशन और केमिकल इंटरफेरेंस। एक्सपोजर, रूट कैसे दिया जा रहा है, इनहेल कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जो है इंजेस्ट कर रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ड्यूरेशन, कितने कितने ड्यूरेशन में दे रहे हैं। सिस्टम्स, किस सिस्टम के थ्रू दे रहे हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर, pH, सैलिनिटी, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर, हार्डनेस, ये सब डिपेंड करता है, ये सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्शन ऑफ पॉइजन को। ऑर्गेनिजम्स, कौन सी स्पीशी है, किस एज की है, कौन सा सेक्स है, मेल है, फीमेल है, क्या है, साइज कितनी है, न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब उस इंसान का किस तरीके से काम कर रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है पॉइजन का एक्शन। समझ गए? अब हम सीधे बात करेंगे यहाँ पे जो एक्टिव वो है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड क्लीन अप प्रोसीजर्स हैं, कि मान लो कोई जो है किसी व्यक्ति की मौत हो गई है पॉइजन खा के, तो हमारे पास में लैब में क्या होता है, लैब में हमारे पास में सैंपल्स आते हैं, हमारे पास विसरा आता है, तो हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट करना होता है पॉइजन, और फिर उसमें टेस्ट लगाना होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस पर मैंने वीडियो डाला, हाउ टू एक्सट्रैक्ट पॉइजन फ्रॉम विसरा, हाउ टू टेस्ट फॉर, मतलब ऐसा कि आर्सेनिक के लिए टेस्ट कैसे करेंगे हम, जो है यहाँ पे बाकी के जो पॉइजन है उनके लिए टेस्ट कैसे करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है मेरी लेबोरेटरी प्रैक्टिकल्स के नाम से, उसमें मैंने पूरे प्रैक्टिकल डाले हुए हैं टॉक्सिकोलॉजी के, वो चेक जरूर करना। बहुत ज्यादा अच्छे वीडियोज हैं और उनको देख के आपको ये जो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन। नॉन वॉलेटाइल है और ऑर्गेनिक पॉइजन है, इसके लिए हम जो मेथड का यूज करते हैं वो हम लगाते हैं मॉडिफाइड स्टार्स ऑटो मेथड। स्टार्स ऑटो की पहली मेथड आई थी, उसको सिर्फ स्टार्स ऑटो मेथड बोलते थे, लेकिन उसके बाद में दूसरी मेथड आ गई इनकी विच इज नोन एज मॉडिफाइड स्टार्स ऑटो। उन्होंने इसको मॉडिफाई करके दे दिया, इसलिए हमने उसको मॉडिफाइड स्टार्स ऑटो मेथड बोला। अब इसमें हो क्या रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है, ये परफॉर्म करने में बहुत मजा आता है। कि जैसे हमने
तो करना क्या है इस मेथड में, 50 ग्राम ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल हमने जो है विसरा लिया, एक कोनिकल फ्लास्क का, कोनिकल फ्लास्क कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें हमने 50 ग्राम से विसरा लिया, 50 ग्राम हमने क्या डाला, विसरा डाला, और इसमें हमने क्या डाल दिया, बहुत सारी रेक्टिफाइड स्पिरिट डाल दी, ठीक है, या एंड एसिडिफाइड विद टार्टरिक एसिड। या इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कोई वो भी डाल सकते हैं क्या, नहीं एक्चुअली स्टार्स ऑटो है वो वाली बात बताऊंगी, चलो ठीक है, इसमें यही करना है बस आपको। फिर मिक्सचर को हमने हीट कर दिया और ना स्टीम बात पे हमने उसको हीट कर दिया फॉर 1 to 2 hours विथ थरो शेकिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, भाई बीच बीच में शेक करते रहो और उसको जो है 1 से 2 घंटे तक आपको हीट करना है। द एक्सट्रैक्शन इज देन अलाउड टू प्रोसीड फॉर अबाउट 24 आवर्स विथ स्टीम ऑफ। फिर इसके बाद में इसको जो है एक्सट्रैक्शन को प्रोसीड करो 24 आवर्स तक आपको जो है वो करना है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, द मिक्सचर इज देन फिल्टर्ड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर। हमने उसको 24 घंटे तक पूरा स्टीम बंद करके उसको होने दिया, फिर हमने उसको फिल्टर पेपर पे पूरा फिल्टर कर लिया, filtrate and the filtrate is evaporated, the residue is again extracted with alcohol। अब हमने filtrate जो था उसको evaporate किया और जो हमारे पास रेसिड्यू था उसको हमने फिर से अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट किया। ऑल द फिल्ट्रेट्स आर कंबाइंड, जितने भी हमको फिल्ट्रेट मिले थे हमने पोर्सलिन बेसिन में सारे कंबाइन करे। फिर हमने क्या करा, द फाइनल फिल्ट्रेट टू द फाइनल फिल्ट्रेट एट 2 ml ऑफ अमोनिया। जो फाइनल फिल्ट्रेट हमको मिला उसमें हमने 2 ml अमोनिया डाला, फिर हमने उसको ट्रांसफर किया सेपरेटिंग फनल में और हमने फिर सूटेबल सॉल्वेंट जैसे कि ईथर या हेक्सेन के साथ में हमने उसको फिर से एक्सट्रैक्ट किया इन द पोर्शन ऑफ अबाउट 25 ml के ऑलमोस्ट पोर्शन में हमने उसको फिर से एक्सट्रैक्ट किया। फिर हमने क्या करा, रिपीट स्टेप 4, द स्टेप 4 इज रिपीटेड 2 to 3 टाइम, 2 से 3 बार उसको बार बार हमको कंसंट्रेट करना है, इसलिए हमने उसको रिपीट करा। फिर इसके बाद में द सॉल्वेंट वुड टेक अप द बेसिक ड्रग एंड इट्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। मान लो इसमें कोई ड्रग है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो वो उसको ले लेगा, सॉल्वेंट ले लेगा सारी चीजें। तो बेसिक एक्वस सॉल्यूशन जो है उसको हम अब यूज करेंगे। अगर मॉर्फिन सस्पेक्टेड है तो इट मे बी एक्सट्रैक्टेड एट दिस स्टेज बाय अमाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। अगर मॉर्फिन लग रहा है कि सस्पेक्टेड है यानी हमें डाउट लग रहा है तो फिर हम उसको इसी स्टेज पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्कोहल क्लोरोफॉर्म का जो है ईथर के साथ में हम 3.1 का रेशियो बना लेंगे मिक्सचर का, ठीक है, या फिर अल्कोहल क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल का 9:1 का मिक्सचर बनाएंगे और हम एक्सट्रैक्ट करके उसको पता कर लेंगे। द evaporated chloroform extract is purified by dissolving। अब क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट तो evaporate हो गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, 20 ml ऑफ वाटर एसिडुलेटेड करेंगे विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फिल्टर इट थ्रू अ स्मॉल फिल्टर पेपर। सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे फिर उसको फिल्टर पेपर से फिर सेपरेट करेंगे। अब जो हमें फिल्ट्रेट मिला है विथ क्लोरोफॉर्म, first in acid then in alkali medium as the initial stages of extraction, these extracts are evaporated to dryness for analysis। evaporate करो, dry हो जाएंगे, फिर उसमें analysis लगाओ। स्टार्स ऑटो मेथड यही बोलती है। अब इसके बाद में जो है एसिड डाइजेशन। एसिड डाइजेशन में क्या करते हैं, ये एक्चुअली मैंने परफॉर्म करी, इसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने वही टिश्यू लिया, फिर कितना भी ले लो आप, 50 ग्राम टिश्यू लिया हमने, उसमें हमने एसिड डाल दिया, HCl डाल सकते हैं, H2SO4 डाल सकते हैं, कोई भी हम एसिड इसमें डाल सकते हैं, स्लरी बन गई, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें हमने जितना टिश्यू था उतना ही हमने उसमें वो डाल दिया था HCl, और उतना ही अमाउंट में हम उसमें अब पानी डालेंगे। पानी डाला हमने, इक्वल अमाउंट ऑफ H2O मिक्स करा हमने स्लरी में। अब इसको वाटर बाथ पे 1 घंटे के लिए हम इसको हीट करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे। हीट करा हमने, फिर उसको कूल करा, फिर उस स्लरी को हमने छान लिया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर के बाद हमें या रेसिड्यू मिलेगा और फिल्ट्रेट मिलेगा, दो चीजें मिलती है ना, या रेसिड्यू और फिल्ट्रेट। तो रेसिड्यू को क्या करा, वॉश्ड विथ हॉट वाटर, रेसिड्यू को हॉट वाटर से वॉश किया, फिर हमें फिल्टर मिला, फिर हमें जो है यहाँ पे फिल्ट्रेट मिला। तो अब हमने क्या करा, इस फिल्ट्रेट को और इस फिल्ट्रेट को दोनों को कंबाइंड कर दिया और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड लगा दी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड मैंने भी आपको पुराने लेक्चर्स में पढ़ाई थी कि हम क्या करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में, याद करना। और अभी नहीं याद हो तो देखना मेरे जो जिसमें मैंने डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, उसमें मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ाई है, तो वहां पे आप एसिडाइजेशन में फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करके यहाँ पे एनालिसिस करते हो। अब इसके बाद में एक और मेथड आती है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन के लिए, विच इज कॉल्ड वेलोव या फिर टंगस्टेट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, वही टिश्यू लिया, 25% हमने सोडियम टंगस्टेट डाला,
पानी डाला, सोडियम बाइसल्फेट डाला हमने 50%। वाटर बाथ पे हमने उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद में प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर दिया, फिर हमने फिल्टर किया तो हमें रेसिड्यू मिला और फिल्ट्रेट मिला। रेसिड्यू को फिर हम वही गर्म पानी से वॉश करेंगे तो फिर हमें रेसिड्यू मिला और फिल्ट्रेट मिला। इस फिल्ट्रेट को कंबाइन करेंगे और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड लगा देंगे। क्लियर? इतनी 3 मेथड समझ में आ गई। अभी यही चल रहा है नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स को हम एक और मेथड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट मेथड, डोब्रिस निकोलिस मेथड भी बोला जाता है इसको। इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू लिया, H2O डाला, एसिडिक एसिड डाला स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। फिर अमोनियम सल्फेट डाला हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अगर पॉइजनिंग का केस है, टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको 3 घंटे के लिए वाटर बाथ पे हीट करो, प्रोटीन से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फिल्टर आपको मिलेगा, फिल्टर कर लो इसको, तो रेसिड्यू मिल गया, फिल्ट्रेट मिल गया। रेसिड्यू को अगेन आप क्या करोगे, 2 पोर्शन ऑफ 100 ml, 2 पोर्शन बनाओ और 5% एसिटिक एसिड के, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फिर से फिल्टर करो उसको, तो फिर रेसिड्यू मिला, फिर फिल्ट्रेट मिला, फिर उसको डाई इथाइल ईथर से आप वॉशिंग करोगे और ये आपको जो फिल्ट्रेट मिला है यहाँ पे कंबाइन कर दो। कंबाइन करा आपने, ये वाला भी कंबाइन कर दिया। फिर आप क्या करोगे, इसको ऐड 100 ml ऑफ ईथर टू एसिडिक लेयर, ठीक है। ये एसिड ईथर की पहली लेयर है, आप इसको 5 मिनट तक विग्रसली पूरा शेक कर लोगे, उसमें 100 ml ईथर डालोगे। फिर से सेकेंड टाइम आप जो करोगे, क्या करोगे, उसको विग्रसली शेक करोगे 5 मिनट के लिए, फिर से उसमें एसिड ईथर 2 दूसरी बार फिर डालोगे और अबव ईथर लेयर्स आर कंबाइंड, तो और दोनों ईथर लेयर्स को आप कंबाइन कर दोगे। नोट द एसिडिक ईथर एक्सट्रैक्ट इज टेस्टेड फॉर एस्पिरिन बारबिचुरेट, ये जो हम मेथड कर रहे हैं, ये हम एस्पिरिन बारबिचुरेट, सैलिसिलिक एसिड, मेप्रोमामेट्स, बेंजोडाइजेपीन या लाइसर्जिक एसिड, इन सब के लिए की जाती है। समझ गए, ये मेथड का यूज इसलिए होता है। तो ये मेथड थी किसके लिए, आपके नॉन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स के लिए। अब हम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक पॉइजन्स की बात करें तो इसमें हम ड्राई एशिंग और वेट वॉशिंग, ठीक है, वेट डाइजेशन, ठीक है। ड्राई एशिंग और वेट डाइजेशन 2 मेथड्स लगाते हैं। ड्राई एशिंग, अब ड्राई एशिंग से समझ में क्या आ रहा है, ड्राई रहेगा, एश बनाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हमने 10 ग्राम टिश्यू लिया पोर्सिलिन बेसन में, उसको मफल फर्नेस में रख दिया, मफल फर्नेस में हमने उसको 550 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा, कोई टिश्यू अगर हम छोड़ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा जल चुका होगा, एशेस बन जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हमने पहले तो 100 ग्राम टिश्यू को लिया, पोर्सलिन बेसिन में रखा, उसको अगर मॉइस्चर है तो उसको हीट करा, मॉइस्चर चला गया तो हमने उसको मफलर फर्नेस में रख दिया, वहां पे 1 घंटे के लिए रखा हमने, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो था वो एश में कन्वर्ट हो गया। बेसिन को हमने बाहर निकाला, जो रेसिड्यू हमें मिला हमने उसको बॉईल करा 10 ml ऑफ 4NaCl के साथ में, फिर हमने उसको फिल्टर करा। फिल्ट्रेट जो हमें मिला उसको हमने टॉक्सिक एनाइंस के लिए, फिर वहां टॉक्सिक कैटाइंस के लिए वहां पे टेस्ट लगा दिया। ये होती है ड्राई एशिंग मेथड, जिसमें हम एनाइन कैटाइंस का टेस्ट करना हो तो। फिर होती है वेट डाइजेशन। अब वेट डाइजेशन में हम क्या करेंगे, वो ये 100 ग्राम हमने चॉप्ड टिश्यू लिया, टिश्यू को पूरा चॉप्ड किया, पोर्सलिन बेसिन में रखा, यहाँ पे हमने वाटर बाथ पे उसको हीट कर लिया, इतना तो हमने पहले भी किया था। अब हमने रेसिड्यू में कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, बर्नर पे हमने उसको हीट करा। हीट करने के बाद में हमें जो सॉल्यूशन मिला उसको हमने कूल करा, उसको हमने जो है डिस्टिल फ्लास्क में डाला, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल H2O, ठीक है, हमने डिस्टिल H2O पानी मिला के उसमें यूज करके उसको हमने ट्रांसफर किया। फिर हीट द सॉल्यूशन अंटिल कार्बोनाइज, फिर इसी सॉल्यूशन को हमने फिर हीट करा। अब जब तक पूरा ब्लैक डिपॉजिट कार्बन ना मिल जाए, ठीक है, ब्लैक रेसिड्यू ड्यू टू कार्बन डिपॉजिट ना मिल जाए, तब तक उसको आप हीट करते रहो, हीट करते रहो, हीट करते रहो। हीट कर लिया, एड कंसंट्रेटेड HNO3, आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला, कैसे, बाय ड्रॉपिंग अ फनल, फनल को आपने डाला, 20 ड्रॉप डाले आपने, 20 ड्रॉप्स पर मिनट, 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। रेड फ्यूम्स आने लगी, रेड फ्यूम्स वहां पे इवॉल्व हुई अंटिल द ऑर्गेनिक मटेरियल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, जब तक पूरा ऑक्सीडाइज नहीं आ जाएगा, जब तक कलरलेस आपको देखने को ना मिले, तब तक आप उसमें ऐड करते रहोगे। ड्रॉप ऑफ HNO3 इज स्टॉप एडिंग, कब स्टॉप करोगे, जब वो फुली ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि आपको जो है रेड फ्यूम्स दिखना बंद हो जाए, ठीक है। आफ्टर कूलिंग एड सैचुरेटेड अमोनियम ऑक्सलेट, अब आप इसमें अमोनियम ऑक्सलेट मिलाओगे, फिर उसको क्या करोगे, फिर से बॉईल करोगे टिल H2SO4 बिगिंस टू रिफ्लक्स, जब तक H2SO4 के रिफ्लक्स देखने को ना मिल जाए। फ्लास्क
कंटेंट डाइल्यूटेड विथ H2O एंड फिल्टर्ड, फिर वही पानी डाल के उसको डाइल्यूट करो, फिल्ट्रेट बनाओ। अब आप इसको जो है एनालाइज करोगे इन सब के लिए, जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं इन सब के लिए आप इसका टेस्ट लगा सकते हो। तो भाई ये मेथड जब आपको यूजुअली कई बार याद नहीं रहती हैं तो आप जो है अभी तो आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखनी पड़ेगी, लेकिन फिर बाद में आपको लैब वगैरह में मिल जाता है, पूरा उनका जो है बुकलेट रहता है, लैब मैनुअल रहता है, उसमें मेंशन रहती है ये सब चीजें। धीरे धीरे करते 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 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट आपको अपने आप याद हो जाता है कि आप कौन सा स्टेप है, आप कौन सा स्टेप है। अब हम बात करें टॉक्सिक कैटाइंस और मेटालिक पॉइजन्स के लिए, तो यहाँ पे हम डायलिसिस करते हैं। It involves separation of crystalloid from a colloid by filtering through a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए फिल्टर करेंगे। दिस सेपरेशन मेथड में बी एम्प्लॉयड फॉर टॉक्सिक कैटाइंस और एनाइंस के लिए होती है, दोनों में लगाई जाती है, ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, मैट्रिक्स, स्पेशली जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, ब्लड वगैरह हो गया, इन सब में आप डायलिसिस परफॉर्म करते हो कैटाइंस और एनाइंस दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे मेथड दी होगी, वो भी हम देख लेते हैं। लगभग ये सेम मेथड है, तो मैं इसको ज्यादा बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके खुद रीड कर सकते हो कि कैसे कैसे परफॉर्म की जाती है। एक जनरल आइडिया, ऑलमोस्ट सारी मेथड का सेम है प्रोसीजर। तो यहाँ पे ये सारी मेथड्स कंप्लीट हो गई हैं कि हम किस चीज के लिए कौन सी मेथड लगाएंगे, वो आपको पता चल गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे मेथड्स लगाई जाती हैं, एक जनरल आइडिया। अब जो आगे की लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिफरेंट ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो लास्ट यूनिट रहेगा, आपका लास्ट पार्ट रहेगा, और आपके पूरे यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम 1 तारीख से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। और बच्ची देखो फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर सबके दिमाग में चल रहा है कि मैं अभी 2 यूनिट और है फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, प्रोबेबली मैं इसकी भी क्लासेस लूंगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई आपको जो है एक्सपर्ट ही पढ़ाए तो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट फिजिक्स प्रोबेबली, ठीक है। बाकी मैं खुद ट्राई करूँगी कि मैं आपकी क्लासेस ले लूँ, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं आपको वो पढ़ा दूंगी, और अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी मैं कुछ तो ऑप्शन निकालूंगी, आपको ऐसे बीच मझदार में नहीं छोड़ूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ ना कुछ आपको मैं ऑप्शन निकाल के दूंगी फॉर श्योर, ठीक है। तो भाई मैं एक बात बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, मैंने शुरू में ही बताया था, तो आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हो, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो। और मैं यही बोलूंगी कि भाई हर बच्चे को मुझसे पर्सनली एक बार इस फील्ड के रिगार्डिंग बात करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको पब्लिकली नहीं बता सकती, बट आप जब मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेते हो, पर्सनली मेरे से बात करते हो, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, और जब वो आपको पता चलती हैं तो आपको इस फील्ड के बारे में नॉलेज बढ़ता है, और तब आप फिर जो अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाते हो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस के लिए बोल रही हूँ, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कोई फोर्स नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ, तो आप रजिस्टर कर सकते हो। चलो भाई, अब हम क्वेश्चंस और कर लेते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, जो हमारा नियम अनुसार चलता आया है। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी प्राइमरीली डील्स विद एनालिसिस ऑफ, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में काहे का एनालिसिस करते हैं, फिंगरप्रिंट, पॉइजन, ब्लड टाइप या डीएनए। इतना इजी क्वेश्चन है। सेकेंड, in forensics cleanup procedure, what is the primary objective when handling a crime scene involving poisoning? Primary objective क्या है? Concealing evidence, ensuring the safety of investigator, preventing contamination, accelerating poison absorption. Next question, which of the following is an example of a chemical poison? Chemical poison कौन सा है? Snake venom, cyanide, bee sting या mushroom toxin? Very easy question. Next, which method is commonly used for extraction of plant based toxins? Plant based toxin के लिए आप कौन सी मेथड लगाओगे? Steam distillation, filtration, freezing, electrolysis. Next, in solid phase extraction, what is the role of solid phase? To increase the volatility, to absorb specific compound, to enhance solubility, to decrease temperature. तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, भैया कमेंट सेक्शन में बताया तो करो लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है। सब लोग कमेंट करो यार, जितने ज्यादा कमेंट करो, लाइक्स करो वीडियो पे, तभी तो लोगों तक पहुंचेगा कि भाई फॉरेंसिक साइंस के लिए एकमात्र चैनल है जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना तो कर ही सकते हो, है ना। इतना बड़ा लेक्चर मैंने लिया है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और एक कमेंट तो कर सकते हो, कुछ नहीं तो एक हार्ट बना के चले जाओ, कुछ मत लिखो, एक हार्ट बना के बस चले जाओ। लेट्स सी कितने बच्चों ने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, क्योंकि जिन्होंने यहाँ एंड तक देखा है ना, वो हार्ट बना के जरूर जाना, ठीक है।
चलो अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।